कहानी है भाग्य का खेल। अपनी 2 माह की बेटी तोही को सीने से लगाए मैं ट्रेन की सीट पर चुपचाप बैठी हुई थी। ज्यादा भीड़ नहीं थी डब्बे में। सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग महिला थी जो काफी देर से मुझे देख रही थी, लेकिन हमारे बीच अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। बीती रात जो कुछ भी हुआ था, वो सब सोच सोच के मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी और मेरा सर फटा जा रहा था। मेरी आंखें बार बार डबडबा उठती और मैं अपने आंसुओं को रोकने का भरसक प्रयास कर रही थी। कुछ ही देर में रात होने लगी। अभी कुछ घंटों का सफर और बाकी था। जब घर से निकली थी कुछ नहीं सोचा था कहाँ जाऊंगी, लेकिन रेलवे स्टेशन आकर सामने जो ट्रेन दिखाई पड़ी उसकी टिकट लेकर बैठ गई। आखिरी स्टेशन देहरादून है तो बस सोच रही हूँ वहीं चली जाऊं। न कोई रिश्तेदार है मेरा, नहीं कोई घर। घर तो है वैसे, मेरी दादी के घर की मैं ही इकलौती वारिस हूँ, लेकिन उस घर के बारे में जेस को सब मालूम है। वो आ जाएगा फिर से मेरी जिंदगी में और फिर से तकलीफों से भर देगा जैसा पिछले कुछ सालों से करता आया है। कुछ खा लो बेटा। मेरे पास भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हम दोनों का पेट आराम से भर जाएगा। सामने बैठी बुजुर्ग महिला की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। नहीं नहीं आंटी जी, आप खाइए आराम से और आप सो जाइए, देर हो रही है। मैं किसी की जिंदगी में ज्यादा दखल देना पसंद नहीं करती, पर बेटा तुमको काफी देर से देख रही हूँ कुछ परेशान सी हो। और ये बच्ची किसकी है? ये बच्ची तुम कहीं इसे चुरा के तो? ये कैसी बात कर रही हैं आप? यह मेरी बच्ची है, मैंने जन्म दिया है, इसे चुरा के नहीं लाई। मैं लगभग चीखते हुए बोली और रोने लगी। माफ कर दो बेटा, तुम तो खुद बच्ची सी हो दिखने में, और यह बच्ची भी बहुत छोटी है, और तुम एकदम अकेले सफर कर रही हो, डरी सहमी सी हो बस इसलिए। खैर मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, माफ कर दो बेटी। उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे हम दोनों, फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मेरे मन का गुबार आंसुओं में बह गया और अब मैं थोड़ा शांत महसूस कर रही थी। आंटी अब ठीक हूँ मैं, आप खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खा पाऊंगी, और समझूंगी तुमने अभी भी मुझे माफ नहीं किया। उनकी जिद के आगे आखिर हार मानकर मुझे खाना पड़ा। थोड़ी देर में बत्ती बंद करके तोही को दूध पिलाकर मैं भी लेट गई और आंटी भी। कहाँ जा रही हो वैसे बेटा? देहरादून। अच्छा, मैं भी। कहाँ रहती हो वहाँ? पता नहीं आंटी, पहली बार जा रही हूँ। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। वो एकदम उठकर बैठ गईं। बेटा मैं इतना तो जानती हूँ कि कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। ट्रेन बीच रात 3 बजे उतारेगी। इतनी रात नए शहर में इस नन्ही बच्ची को लेकर तुम कहाँ जाओगी? अगर चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो, शायद मैं कुछ काम आ जाऊं। मैं कुछ देर चुप रही, फिर लगा शायद बांटने से मन का बोझ कुछ कम हो जाएगा। आंटी आप सही कह रही थी, अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, 20 की भी नहीं हुई अभी पूरी। त्रिशा नाम है मेरा। जब 5 बरस की थी, एक एक्सीडेंट में माता पिता गुजर गए। तब से दादी ने पाला। एक लड़का था जेज, मुझसे 4 साल बड़ा था, मेरे ही स्कूल में था। वो मुझे अपनी जागीर समझता था, किसी और को कभी मुझसे बात नहीं करने देता था। रोज स्कूल से घर तक पीछा किया करता था। पहले तो मैं भी इसे प्यार समझती रही, उसके बंधन, उसका अधिकार सब अच्छा लगता था। कई साल यूं ही बीत गए। उसकी 12वीं हो गई और स्कूल से निकल गया, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा ही रहा। अब वो घर भी आने जाने लगा था, मुझे पढ़ाने के बहाने, और दादी से बहुत अच्छा व्यवहार करता था। दादी को भी पसंद था, लेकिन नियति पर किसी का बस नहीं। एक दिन जब मेरा आखिरी पेपर था 12वीं का, उस दिन अचानक दादी की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो भी मुझे छोड़कर बिल्कुल अकेला कर गई दुनिया में। उस वक्त मुझे जेज ने ही संभाला था। वो लगभग हर समय मेरे ही साथ रहता था, और मेरा एडमिशन भी उसी ने करवाया, उसी कॉलेज में जिसमें वो पढ़ रहा था। लेकिन वो हर दम बस एक ही बात कहता, तुम बस जिस दिन 18 की हो जाओगी उसी दिन हम शादी कर लेंगे। मैं कई बार उससे कहती कि मुझे और पढ़ाई करनी है, और उसकी भी नौकरी नहीं लगी, लेकिन वो हमेशा बहस करता कि पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है, उसके मम्मी पापा को भी कोई ऐतराज नहीं होगा, और नौकरी तो मिल ही जाएगी, पढ़ाई तो पूरी कर ही ली थी उसने। और जैसा उसने कहा वैसा ही किया।
मेरे 18 बरस पूरे होते ही अगले ही दिन चर्च में कुछ खास रिश्तेदारों और उसके परिवार की मौजूदगी में हमारी शादी हो गई। बोलते बोलते मैं चुप हो गई। सब कुछ मेरी आंखों में घूमने लगा। कितनी खुश थी मैं शादी वाले दिन। जब सब ठीक हो गया था तो फिर अचानक क्या हुआ? आंटी के सवाल से मैं वापस वर्तमान में आ गई। जी सब ठीक ही था उस वक्त। जेस के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरी खुशियों की उम्र बहुत कम थी शायद। शादी के कुछ ही दिनों में मुझे यह एहसास हुआ कि जेस का व्यवहार धीरे धीरे मेरे प्रति उग्र होने लगा। वो जरा सी बात पर मुझ पे हाथ उठा देता था, लेकिन बाद में खूब माफी मांगता, मिन्नतें करता। ऐसा लगता था जैसे उसमें दो अलग आदमी कैद हैं, एक हिंसक और एक शांत। कभी कभी तो मुझ पे अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहता, और कभी मेरा सांस लेना भी दुश्वार कर देता था। न मुझे किसी से दोस्ती करने देता, न किसी से बात। मैं अपनी मर्जी से 2 कदम घर के बाहर भी नहीं रख सकती थी। उसने ऐसे व्यवहार से मेरी पढ़ाई भी बीच में ही छुड़वा दी। जेस के पापा उसको बहुत समझाते तो वो उनसे ही लड़ने लगता, और एक दिन ऐसे ही लड़ाई करके वो उनका घर छोड़कर मुझे अलग घर में ले आया। यहाँ तो वो अपनी सारी सीमाएं लांघने लगा। हाथ उठाना तो रोज की बात हो गई थी उसके लिए। मैं चीखती रहती और वो मुझे और मेरी आत्मा को रौंद कर चला जाता। फिर अगली सुबह मुझे कभी फूल कभी महंगे गिफ्ट्स भेंट करता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं हार गई थी जिंदगी से। रोज घुट घुट के मर रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती थी उससे दूर जाने की। शायद प्यार था या डर, या फिर शायद एक उम्मीद कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और इन्हीं सब के बीच मेरी नन्ही परी, मेरी तूही का जन्म हुआ। मुझे उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी हर परेशानी का अंत हो गया। जेस भी कुछ बदल गए थे हमारी नन्ही सी जान को देखकर। बहुत खुश रहते थे और शांत भी। एकदम प्यारा सुखद परिवार, जैसे कोई सपना हो। पर कल रात पता नहीं उन्हें क्या हुआ, जैसे अचानक किसी ने मुझे उस सपने से झकझोर कर उठा दिया। कल रात जेस सो रहे थे और अचानक तूही उठकर रोने लगी। मैं गहरी नींद में थी। मेरी आंख नहीं खुली, लेकिन जेस उठ गए, और उनके अंदर का शैतान फिर लौट आया। उन्होंने मेरी नन्ही सी बच्ची को इतनी जोर से चांटा मारा कि उसकी आवाज से मेरी आंख खुल गई। मेरी तूही इतना रो रही थी और जेस उसे जानवरों की तरह मार रहा था। मेरे अंदर का सब्र टूट गया और मैंने अपनी सारी शक्ति से उसे धक्का देकर बाथरूम में बंद कर दिया, और जल्दी जल्दी सारा जरूरी सामान समेटकर अपनी बेटी की जान बचाकर भाग आई, और सीधा रेलवे स्टेशन आ गई, और जो भी पहली ट्रेन मिली उसकी टिकट लेकर बैठ गई। मैं अब अकेले ही इसे पालूंगी, और पूरी कोशिश करूंगी कि यह मेरी तरह कमजोर नहीं, बहुत साहसी औरत बने, जो किसी की कोई गलत बात बर्दाश्त न करे। कहकर मैंने तूही को गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने में छुपा लिया। मैंने सब बर्दाश्त किया शादी के बाद, लेकिन आज अपनी बेटी को उस हिंसा का शिकार नहीं होने दूंगी। इसलिए उसकी जिंदगी से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ कभी तूही पर उसकी परछाई तक न पड़े। आंटी न जाने कब से रो रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मुझे गले लगा लिया। किस्मत से मेरे पति तो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं हुई। पर मुझे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने बहुत प्यार दिया जीवन भर। अभी कुछ महीने पहले ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। शायद मेरे अकेलेपन को देखकर उन्होंने ही मुझे तुमसे मिलाया है। आज से तुम अकेली नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी बेटी हो, मेरी त्रिशा हो। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा। मैं पेशे से टीचर थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले रिटायर हो गई। अब मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रहती हूँ, किताबें लिखती हूँ, बस जैसे तैसे करके अपना बाकी जीवन काट रही हूँ। त्रिशा, तुम आज से मेरे साथ रहोगी और मैं कोई दया नहीं करूँगी, बल्कि तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करने में मदद करूँगी। बोलो, रहोगी मेरे साथ? अभी भी पढ़ना चाहती हो, है न? बोलो। मैंने हाँ में सर हिलाया। लेकिन आंटी जेस, कई संस्था हैं जो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई करती हैं। उनसे सलाह लेकर जेस के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो सब बातें बाद में, अब तो बस तुम कमर कस लो। तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, और हाँ, पहले ही बता देती हूँ,
तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर नौकरी मिलते ही मैं अपनी फीस वसूल लूंगी ब्याज सहित। हा हा हा, और आंटी नहीं हो सके तो माँ कहना। जीवन बीत गया। कान तरस गए किसी के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए। और तू ही कहेगी नानी माँ। उन्होंने नाम आंखों से हंसते हुए तूही को मेरी गोद से लेकर अपने गले लगा लिया। मैं एकटक उनको निहार रही थी। क्या सचमुच कभी ऐसा भी होता है कि अचानक किसी पल कोई तुमको इतना सब दे दे बिना किसी स्वार्थ के? लेकिन आंटी की निश्चल हंसी और उनकी नाम आंखों ने मुझे यकीन दिला दिया कि ये जो भी कह रही हैं दिल से कह रही हैं। उनका बस एक ही स्वार्थ है, शायद अपने अंदर की सालों से दबी ममता का मुझे हकदार बनाना। ये ममता जिसके लिए मैं भी जीवन भर तड़पी और मुझे नसीब नहीं हुई। आज अचानक जब जिंदगी से हार मान गई थी तो स्वयं मेरी झोली में आ गिरी। कुछ घंटों पहले मुझे ये भी नहीं मालूम था मैं जा कहाँ रही हूँ। और अब अचानक जैसे मुझे किसी फरिश्ते के रूप में ये आंटी मिल गई। आंटी नहीं माँ। बहुत भाग्यवान हूँ मैं कि मेरे पास मेरी अनमोल बेटी है और अब एक माँ। ये नियति के खेल हैं। हमें पता भी नहीं चलता और कब कौन सा किरदार हमारे जीवन से आकर जुड़ जाता है और शायद जिंदगी बन जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।